नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। आप उस व्यक्ति को हरा नहीं सकते जो कभी हार नहीं मानता। झुकेंगे नहीं, जय महाराष्ट्र। यह बयान आया है संजय राउत का। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया गया है ईडी की तरफ से। जिस तरह से रविवार सुबह से ही संजय राउत पर शिकंजा कसा गया है ईडी की तरफ से, और अब उसके बाद जैसा कि सुबह से माना जा रहा था कि इस कार्रवाई के बाद संजय राउत को हिरासत में लिया जा सकता है ईडी की तरफ से, और अब इस मामले में संजय राउत की गिरफ्तारी हो चुकी है। ईडी उनको अपने साथ ले जा चुकी है। दरअसल बात की जाए अगर संजय राउत की, तो पिछली 2 बार से उनको ईडी की तरफ से तलब किया गया, लेकिन संजय राउत ईडी के सामने पेश नहीं हुए। पहले 20 जुलाई को बुलाया गया था और उसके बाद 27 जुलाई को, लेकिन संसद में चल रहे मानसून सत्र का हवाला देते हुए पात्राचाल घोटाले मामले में जब ईडी के सामने पेश होने की बारी आई, तो वहां पर संजय राउत दोनों बार सामने पेश नहीं हुए। कभी संसद के मानसून सत्र का हवाला दिया गया, तो कभी यह बोला गया कि उपराष्ट्रपति चुनाव एकदम सर पर हैं और उसके प्रचार अभियान में मैं लगा हुआ हूं, तो मुझे 7 अगस्त के बाद का समय दिया जाए। तो यहां पर ईडी का जो समय का बांध था वो टूट गया, और अब इस मामले में रविवार तड़के सुबह ही ईडी की टीम मुंबई के उनके घर जा पहुंची और वहां पर जाकर उनसे पूछताछ हुई। सिर्फ संजय राउत ही नहीं, इस पात्राचाल घोटाले में उनकी पत्नी वर्षा राउत जो मुख्य आरोपी हैं संजय राउत के साथ, उनसे भी इस मामले में पूछताछ हुई है। और आपको बता दें कि पात्राचाल घोटाले में अब तक दोनों हस्बैंड वाइफ की, संजय राउत और वर्षा राउत की 9 करोड़ और 2 करोड़ कुल 11 करोड़ की संपत्ति जो है कुर्क की जा चुकी है। और अब जब से संजय राउत पर ऐसा शिकंजा कसा गया, उसके बाद उद्धव ठाकरे की बौखलाहट भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। हालांकि संजय राउत तो सुबह से ही, रविवार सुबह से ही इस तरह के बयान सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। कभी अपने आप को बाला साहब का सच्चा सैनिक बताते हैं और उसके बाद इस तरह की जो है ट्वीट डालते हैं कि चाहे वो मर भी जाएं उसके बाद भी वो जो है समर्पण नहीं करेंगे, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। बाला साहब की कसम खा के वो कहते हैं कि उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया है। लेकिन अगर घोटाला नहीं किया है तो फिर डर किस बात का? फिर क्यों आप 2 बार से जो ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे? आखिरी बार 1 जुलाई को जब पेश हुए थे, उस समय भी ईडी के सूत्रों की माने तो कई खुलासे इस पात्राचाल घोटाले मामले में हुए थे। 1034 करोड़ के घोटाले का ये मामला है, जिसमें संजय राउत और उनके करीबियों पर, उनके दोस्तों पर पैसों की हेरफेर करने का, MHADA के पैसों के हेरफेर करने का बहुत बड़ा संगीन आरोप लगा है। और उसी मामले में ईडी अब जब शिकंजा कसती जा रही थी, तो उस समय संजय राउत जो थे वो व्यस्त थे उद्धव ठाकरे को बचाने के लिए, क्योंकि जिस तरह महाराष्ट्र में इस समय सियासी वहां पर जिस तरह की उठापटक चल रही है, उसमें संजय राउत पूरी तरह से बैक कर रहे थे उद्धव ठाकरे को। और ऐसा माना जा रहा है सियासी गलियारों से कि जो उद्धव ठाकरे का आज डाउनफॉल हुआ है, उसमें बहुत बड़ा रोल संजय राउत का भी है। तो यहां पर संजय राउत की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ अपना पॉलिटिकल कैडर वो लगातार खोते जा रहे हैं। आज से 2 महीने पहले अपने आप को महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में सबसे ऊपर गिनने वाले संजय राउत आज इस तरह नीचे गिर चुके हैं। इस तरह उनका घमंड चकनाचूर हो चुका है कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में दूर दूर तक उनका कहीं नाम नजर नहीं आ रहा। और अगर बात की जाए ईडी के इस शिकंजे से, तो भ्रष्टाचार में जो है लिप्त दिखाई दे रहे हैं यहां पर संजय राउत। और ईडी की इस कार्रवाई के बाद कहीं ना कहीं उनकी जो बौखलाहट है वो खुल करके सामने आई है, और वो लगातार ये बातें कर रहे हैं कि मुझे जो है बाला साहब ने लड़ना सिखाया है, मैं लड़ूंगा। लेकिन यहां पर बात यह है कि आप किससे लड़ेंगे? अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो यहां पर लड़ने का मकसद क्या है? और कुछ ना कुछ सबूत ईडी के पास हैं, तभी जो है कार्रवाई आप पर चल रही है। इतना ही नहीं, अब संजय राउत का साथ उनके बेहद करीबी अजीत पवार, एनसीपी से आने वाले, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी से आने वाले, अब उन्होंने भी संजय राउत को दरकिनार कर दिया है, एक साइड पर छोड़ दिया है। क्योंकि इस कार्रवाई के बाद अजीत पवार, जो कि अभी लीडर ऑफ अपोजिशन है, और इससे पहले जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, उस कार्यकाल में उप मुख्यमंत्री का जो है दायित्व था अजीत पवार के पास। और अब इस कार्रवाई को लेकर अजीत पवार ने इस कार्रवाई को एकदम जायज ठहराया है, एकदम सही ठहराया है। तो कहीं ना कहीं एक और बहुत बड़ा झटका अब उद्धव ठाकरे खेमे को लगा है, संजय राउत को लगा है, क्योंकि जिस तरह से लगातार उनके साथ के लोगों को वो खोते जा रहे हैं, वो जो है काफी पीछे उनसे छूटते जा रहे हैं। और अब इस कार्रवाई को भी एनसीपी की तरफ से, जो खुद अपोजिशन में है,
वो सही करार दे रही है। और अगर बात की जाए उद्धव ठाकरे की, तो इस कार्रवाई को लेकर उद्धव ठाकरे ने बोला है कि जो है राउत के खिलाफ एजेंसियों की कार्रवाई जो है पार्टी को खत्म करने का षड्यंत्र है। तो यहां पर सवाल यह उठता है कि अगर संजय राउत जो है पहले से ही इस मामले में अगर उन पर शिकंजा कसा जा रहा है, इस साल की शुरुआत से ही जो है लगातार ईडी इस मामले में कार्रवाई कर रही है, अलग अलग छापेमारी इस पर चल रही है, चाहे फिर वो प्रवीण राउत की हो या फिर जो इनके दोस्त हैं, संजय राउत के दोस्त हैं सुजीत पाटकर, उन पर कार्रवाई करने की बात हो। ये तो 2022 की शुरुआत से ही चल रहा है, लेकिन जो यहां पर उद्धव ठाकरे की तरफ से इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की गई और ये बोला जा रहा है कि पार्टी को खत्म करने का षड्यंत्र है, तो पार्टी तो खत्म होने का सवाल तब बना जब एमएलसी का चुनाव महाराष्ट्र में हुआ। 20 जून के बाद की ये सारी कहानी है। तो कहीं ना कहीं यहां पर बौखलाहट उद्धव ठाकरे की खुलकर के सामने आई है, जिस तरह से जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है उद्धव ठाकरे की तरफ से। और जो ये ईडी की कार्रवाई है इस मनी लॉन्ड्रिंग केस में, पात्राचाल घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो ईडी की कार्रवाई है, उसकी तुलना खुद का उनका जो कैडर खत्म होता जा रहा है शिवसेना से, जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने वन साइडेड मेजॉरिटी ली है, कहीं ना कहीं उसकी तुलना अब उद्धव ठाकरे की तरफ से की जा रही है इस मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर के। तो इससे ये साफ तौर पर जाहिर है कि उद्धव ठाकरे जान चुके हैं कि आने वाले दिनों में जब चुनाव आयोग इस चीज का फैसला करेगा कि असली शिवसेना किसकी, वो शिवसेना का नाम, शिवसेना का सिंबल किसके पास जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो हार मान चुके हैं उद्धव ठाकरे। वो जानते हैं, इसलिए इस तरह के इमोशनल कार्ड वो खेल रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस को वो जोड़ते हैं अपनी खुद के कैडर के साथ, और अगर बात की जाए तो कभी सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। हालांकि केस की सुनवाई जो है वो चुनाव आयोग में चल रही है, इस चीज का फैसला चुनाव आयोग करेगा। इतना ही नहीं, ठाकरे ने आज जो है अपने आवास मातोश्री में दरअसल ठाणे जिले के पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये भी कहा और बोला कि ये क्या साजिश है। तो यहां पर सवाल ये बनता है कि अगर आपको ये साजिश लग रही है तो आज से 2 महीने पहले आप कहां थे? आज क्योंकि एकनाथ शिंदे की वहां पर सरकार आ चुकी है, इसीलिए आज उद्धव ठाकरे को ये साजिश लग रही है। और इसी बीच अगर बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी भी इस पर हमलावर हो चुकी है और लगातार बीजेपी के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि संजय राउत ने कुछ नहीं किया तो वो ईडी के सवालों से दूर क्यों भाग रहे हैं। अगर संजय राउत बार बार आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सोशल मीडिया पर जो है खुद को सफाई देते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई घोटाला नहीं किया, तो फिर ईडी की कार्रवाई पर उनको आपत्ति क्यों है? अगर उन्होंने कुछ किया ही नहीं, वो बिल्कुल अगर पानी की तरह साफ है, तो ईडी को उनकी कार्रवाई करने देनी चाहिए। तो इसी मामले में अब संजय राउत को हिरासत में लिया गया है, क्योंकि उन पर यह आरोप है कि ईडी की कार्रवाई का उन्होंने बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया। बार बार ईडी उन्हें बुलाती रही, लेकिन वो उनके पास नहीं गए। और इसी के चलते रविवार तड़के सुबह ईडी के खुद आला अधिकारी वहां पर उनके घर पर पहुंचे और इस पात्राचाल घोटाले में जिस तरह से एमएचएडीए को धोखाधड़ी दे करके, धोखा करके जिस तरह 1034 करोड़ रुपए के घोटाले की बात सामने आ रही है, उसको लेकर के अब शिकंजा कसा जा रहा है। और आने वाले दिनों में ये और खुल करके सामने आएगा कि किस तरह से संजय राउत की इसमें इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि अगर बात की जाए बाकी उनके दोस्तों से जो पूछताछ चल रही है उसमें यही खुल करके सामने आ रहा है कि संजय राउत ने ही इसमें जो भी पैसों का हेरफेर है, जो भी पैसों की गड़बड़ी हुई है, उन सब में संजय राउत मुख्य तौर पर शामिल थे। तो कहीं ना कहीं यहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि मुख्य आरोपी संजय राउत पर अब आने वाले दिनों में और बड़ा खुलासा होगा कि इस मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनकी कितनी बड़ी हिस्सेदारी थी। और वहीं अगर बात की जाए संजय राउत की बौखलाहट की, तो पिछले 1.5 महीने से लगातार वो दिखाई दे रहे हैं कुछ ना कुछ ऊट-पटांग हरकतें करते हुए। अभी हाल ही में एक ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो गाली गलौज करते हुए सुनाई दे रहे हैं। उस ऑडियो मैसेज में लगातार लोग वायरल कर रहे हैं कि किस तरह से संजय राउत एक छोटी सी ऑडियो कॉल में लगभग 27 बार उन्होंने उसमें जो है इतनी भद्दी गालियां दी है कि वो हम आपको सुना भी नहीं सकते अपने चैनल पर। तो यहां पर देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये कार्रवाई और कितनी तेज होती है और इसमें और क्या खुलासा खुल करके सामने आता है। और इस पर जो भी आपकी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।